हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो एक्चुअली हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें विलियम शेक्सपियर को पूछा जा सकता है। अब चाहे वो यूजीसी नेट हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, DSSS हो, कुछ भी हो, अगर आपके एग्जाम में शेक्सपियर है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम अच्छे से जानते हैं कि शेक्सपियर का जो इन्फ्लुएंस है लिटरेचर के ऊपर वो कितना बड़ा है, और शेक्सपियर के चले जाने के बाद इस दुनिया से उनके इन्फ्लुएंस को पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग क्रिटिक्स और राइटर्स ने महसूस किया है और उसके बारे में क्रिटिसिज्म किया है। इस वीडियो में हम 9 प्रोमिनेंट क्रिटिक्स के कमेंट्स पढ़ेंगे जो उन्होंने शेक्सपियर और उनके वर्क्स पर दिए हैं, जिसमें सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, लेविस जैसे नाम शामिल हैं। इस वीडियो में कोटेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं। इन कोटेशंस को अच्छे से सुनिए, इनके मीनिंग को समझिए, नोट्स बनाइए और हो सके तो इन कोटेशंस को याद करिए। अब हम तो एक कोटेशन आपको पढ़ा रहे हैं, क्या पता उस कोटेशन से सिर्फ एक लाइन आ जाए, क्या पता उस कोटेशन का कोई वर्ड पूछ ले कि ये टाइटल किसने दिया है विलियम शेक्सपियर को, कौन से क्रिटिक्स ने विलियम शेक्सपियर को ये कहा है। तो वो सारे बातें आपको अपने नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बाय गॉड फॉर योर एग्जाम। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ना जाने कौन से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अपकमिंग यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्क्रीन को चेंज करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन हैं कि यूपी टीजीटी का एक बैच 14 अक्टूबर से बना हुआ है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपी पीजीटी का रिकॉर्डेड बैच ऐप पर मौजूद है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं। यूपी टीजीटी की टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर है, आप उस टेस्ट सीरीज को लीजिए और अपनी तैयारियों को जांचिए, एग्जाम से पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यूपी पीजीटी की टेस्ट सीरीज नहीं है बट वी आर वर्किंग ऑन इट। अगर वो तैयार हो जाती है एग्जाम से पहले तो ऑब्वियसली हम उसको बताएंगे कि वो टेस्ट सीरीज तैयार हो चुकी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पढ़ते हैं कुछ प्रोमिनेंट क्रिटिक्स के क्रिटिकल कमेंट विलियम शेक्सपियर और उनकी रचनाओं पर। पहला जो क्रिटिक है जो हमें पढ़ना है वो है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन का जो लाइफ स्पैन है वो है 1709 से 1784 ऑन शेक्सपियर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। शेक्सपियर के जो रिप्रेजेंटेशन था उनके प्लेज में, जिस तरह से वो ह्यूमन नेचर को दिखाया करते थे अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, उसके बारे में सैमुअल जॉनसन ने कुछ कमेंट्स किए हैं। जैसे कि एक ये इनकी कोटेशन है कि शेक्सपियर इज़ अबव ऑल राइटर्स। शेक्सपियर सभी राइटर्स से ऊपर हैं। एटलीस्ट अबव ऑल मॉडर्न राइटर्स, एटलीस्ट सभी मॉडर्न राइटर्स से तो ऊपर हैं ही। द पोएट ऑफ नेचर, ये पोएट ऑफ नेचर हैं। द पोएट दैट होल्ड्स अप टू हिज रीडर्स अ फेथफुल मिरर, ये वो कवि है जो अपने रीडर के सामने फेथफुल मिरर, एक सच्चा शीशा रखता है ऑफ मैनर्स एंड ऑफ लाइफ, जिसमें वो उनके मैनर्स और उनके जीवन को हूबहू वैसा ही दिखाता है। ठीक है, कभी कभार एग्जाम में द पोएट ऑफ नेचर किसने बोला है विलियम शेक्सपियर को, ये भी पूछा गया है। तो ये सैमुअल जॉनसन के इस कोटेशन से लिया जाता है। ऑन शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स, शेक्सपियर के कैरेक्टर्स पर भी कुछ क्रिटिकल कमेंट्स किए हैं सैमुअल जॉनसन ने। जो एक बहुत फेमस कोटेशन है वो ये है, हिज कैरेक्टर्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय द कस्टम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस। इनके किरदार, विलियम शेक्सपियर के किरदार सिर्फ किसी पर्टिकुलर जगहों के रीति रिवाजों से मॉडिफाई नहीं है, अनप्रैक्टिस्ड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या वो अनप्रैक्टिस्ड नहीं है बाकी दुनिया से, यानी बाकी दुनिया से वो कटे हुए नहीं है। बाय द पिकुलैरिटीज ऑफ स्टडीज और प्रोफेशंस, वो किसी विशेष अध्ययन और प्रोफेशंस के नहीं हैं। विच कैन ऑपरेट बट अपॉन स्मॉल नंबर्स, जो ऑपरेट करते हों लेकिन बहुत कम संख्या में हों। और बाय द एक्सीडेंट्स ऑफ ट्रांजिएंट फैशंस और टेम्पररी ओपिनियंस, या विलियम शेक्सपियर के किरदारों की जो घटनाएं हैं वो बहुत ही
ट्रांजिट फैशंस की घटनाओं से मिलकर बनी हैं, या बहुत ही टेम्पररी ओपिनियंस रखते हैं, वो बहुत ही टेम्पररी ओपिनियंस रखते हैं। दे आर द जेन्युइन प्रोजेनी ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी। नहीं, ये सब नहीं है। विलियम शेक्सपियर के किरदार एक जेन्युइन प्रोजेनी हैं कॉमन ह्यूमैनिटी के। वो आपका और मेरा सबका सिंबल है, वो आपका और मेरा हम सब पर रिप्रेजेंटेशन है। सच एज द वर्ल्ड विल ऑलवेज सप्लाई, ये वो किरदार हैं जो दुनिया हमेशा सप्लाई करती रहेगी। एंड ऑब्जर्वेशंस विल ऑलवेज फाइंड, और ऐसे किरदारों को ऑब्जर्वेशन हमेशा ढूंढती रहेगी। दूसरे जो शख्स हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के ऊपर बहुत अच्छे क्रिटिकल कमेंट्स किए हैं, वो हैं जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे विलियम शेक्सपियर से, इसी वजह से उन्होंने एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा को पढ़ने के बाद ऑल फॉर लव लिखा था। 1631 से 1700 तक जॉन ड्राइडन का लाइफ स्पैन है। शेक्सपियर के जीनियस पर वो एक टिप्पणी करते हैं, बहुत फेमस कोटेशन जॉन ड्राइडन की, ही वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। ये वो आदमी था हम सभी मॉडर्न कवियों में और संभवतः प्राचीन कवियों में भी जिसकी सबसे लार्जेस्ट और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सोल थी। शेक्सपियर के स्टाइल और उनके फॉल्ट्स पर भी जॉन ड्राइडन ने एक टिप्पणी की थी, कमेंट किया था। ये कोटेशन है वो कि शेक्सपियर वॉज नेचुरली लर्नड। शेक्सपियर जो है वो नेचुरली पढ़े लिखे थे, है ना। आई एग्री। अगर आप हमसे पढ़े हैं तो हमने बायोग्राफी में आपको पढ़ाया था बैच में कि प्राइमरी एजुकेशन हुई है उनकी, वो जो चार्टर्ड ग्रामर स्कूल हुआ करते थे एलिजाबेथन ज़माने में, बस वहाँ तक पढ़ा है ये आदमी, बाकी सब नेचुरली सीखा है। ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर। नेचर को पढ़ने के लिए उसे किताबों में मुंह नहीं झाँकना पड़ता था। ही लुक्ड इनवर्ड्स, वो अंदर झाँकता था, एंड फाउंड हर देयर, और वो नेचर को अपने अंदर ढूंढ लेता था। आई कैन नॉट से ही इज एवरीवेयर अलाइक, मैं ये नहीं कह सकता कि वो हर जगह एक जैसा है, ठीक है, वो सर्वव्यापी है। व्हेन ही ऑलवेज इक्वल टू हिमसेल्फ, लेकिन वो हमेशा अपने बराबर रहा। आई शुड डू हिम इनजस्टिस टू कंपेयर हिम विद द ग्रेटेस्ट ऑफ मैनकाइंड। हाँ, अगर मैं अन्याय करूंगा, अगर मैं उसका कंपेयर महानतम इंसानों में से करूं तो यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन में क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ठीक है वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, ठीक, नेचर को अच्छे से समझता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सर्वव्यापी है, सब जगह सिर्फ शेक्सपियर ही छाया हुआ है, ठीक है, वो अपने इक्वल है, सिर्फ वो अपने बराबर है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो उनके स्टाइल और उनके फॉल्ट्स पर एक कोटेशन थी ये जो जॉन ड्राइडन ने लिखी थी, तो इसे याद रखिएगा। तीसरे जो क्रिटिक हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के ऊपर बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म लिखा है वो है हैरोल्ड ब्लूम। ये अभी पोस्ट मॉडर्न राइटर हैं, 1930 में पैदा हुए, 2019 में इनकी डेथ हुई थी। शेक्सपियर के इन्फ्लुएंस पर उन्होंने कहा था कि शेक्सपियर मोर देन एनी अदर राइटर, किसी भी दूसरे राइटर की तुलना में, इन्वेंटेड द ह्यूमन एज वी कॉन्टिन्यू टू नो इट। उन्होंने इंसानों को वैसे ही इन्वेंट किया जैसा हम इंसानों को अभी भी जानते हैं। ऑन द कैरेक्टर ऑफ फाल्स्टाफ, फाल्स्टाफ के कैरेक्टर पर एक टिप्पणी की थी हैरोल्ड ने। कैरेक्टर फाल्स्टाफ के कैरेक्टर को हम पढ़कर आए हैं हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 में, और फाल्स्टाफ के कैरेक्टर को विलियम शेक्सपियर ने कंटिन्यू किया था द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में भी। फाल्स्टाफ इज अ ट्रिमेंडस कॉमिक कैरेक्टर। फाल्स्टाफ एक शानदार कॉमिक कैरेक्टर है, एंड येट, लेकिन फिर भी हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में ही टेक्स ऑन मोर ट्रेजिक ह्यूज, वो कुछ ट्रेजिक रंग लेता है, बिकमिंग अ फिगर ऑफ पैथोस, और हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में वो दुख की एक शख्सियत बन जाता है। हेनरी फोर्थ पार्ट 2 की वीडियो चैनल पर है, उसे देखिएगा। बाकी हम बता देते हैं कि हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में जो किंग हेनरी हैं, जो किंग हेनरी फिफ्थ बनते हैं, प्रिंस हैरी, वो फाल्स्टाफ को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, तो फाल्स्टाफ थोड़ा सा ट्रेजिक हो जाता है उस सीन में। फोर्थ आदमी जो खुद में एक बहुत महान शख्सियत हैं, उन्होंने विलियम शेक्सपियर के ऊपर कुछ कमेंट्स किए हैं, क्रिटिकल कमेंट्स, और वो हैं टी.एस. इलियट। 1888 से 1965 इनका लाइफ स्पैन है। ऑन हैमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर,
इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हम क्या बताएं आपको। कितनी बारी एग्जाम में आ चुका है, टीजीटी और पीजीटी में, यूजीसी नेट में और दूसरे एग्जाम्स में। उन्होंने हैमलेट पर टिप्पणी की थी और हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा था टीएस एलियट ने। पहला तो यही क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। अब सुनते हैं कि कहा क्या था, कोटेशन याद रखिएगा। वी मस्ट सिंपली एडमिट दैट हियर शेक्सपियर टैकल्ड अ प्रॉब्लम विच प्रूव्ड टू मच फॉर हिम। हमें सिंपली एडमिट करना होगा कि विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट में एक समस्या को उठाया, उसको टैकल किया, और वो समस्या उसके लिए बहुत ज़्यादा साबित हो गई। वाई ही अटेम्प्टेड इट एट ऑल इज एन इनसॉल्युबल पजल। उन्होंने हैमलेट लिखा ही क्यों, ये एक अनसुलझी पहेली है। बट परहैप्स इन हैमलेट ही वॉज एंडेवरिंग टू एक्सप्रेस समथिंग। लेकिन हैमलेट में वो कुछ करना चाहता था, शेक्सपियर कुछ कहना चाहता था, विच इज़ इनएक्सप्रेसिबल, जो वो कह नहीं पाया, एंड विच ही शुड हैव रिफ्रेन फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू एक्सप्रेस। और जो कुछ भी वो कहना चाहता था, विलियम शेक्सपियर को उसको कहने से बचना चाहिए था। तो टीएस एलियट को हैमलेट पसंद नहीं आया था। टीएस एलियट कहते थे कि ये आर्टिस्टिक प्ले है, ये कलात्मकता का बेहतरीन स्वरूप है, बट ये एक फेलियर है, ये प्ले एक अनसक्सेसफुल प्ले है उसकी नज़रों में। शेक्सपियर की वर्सेटैलिटी पर उन्होंने एक बात लिखी थी कि द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ हिज वर्क मे बी दोज इन विच द डेड पोएट्स, हिज एंसेस्टर्स, assert their immortality most vigorously। कि ज़्यादातर इंडिविजुअल पार्ट्स जो हैं इनकी रचनाओं के, शेक्सपियर की, वो हैं जिसमें मरे हुए कवि, उसके पूर्वज, ठीक है, ये असर्ट करते हैं अपनी इमोर्टैलिटी को सबसे ज़्यादा विगोरसली। यानी क्या मतलब है इस बात का आसान भाषा में, कि विलियम शेक्सपियर की रचनाओं में जो उनसे पहले कवि आए हैं उन सबका अंश नजर आता है। फिफ्थ क्रिटिक हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के ऊपर बहुत अच्छे क्रिटिसिज्म किए हैं, लिखे हैं, वो हैं एसी ब्रैडली 1851 से 1935। शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरोज पर, अब शेक्सपियर के कई ट्रेजिक हीरोज हैं, मैकबेथ है, हैमलेट है, किंग लियर हैं, ओथेलो हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक क्रिटिसिज्म लिखा और एक कोटेशन है बहुत फेमस एसी ब्रैडली की, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। वो कहते हैं कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रेजिक फ्लो। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में एक कैरेक्टराइज होता है ट्रेजिक फ्लो, विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ बोथ इनवर्डली एंड आउटवर्डली इन द प्रोटैगनिस्ट। जो मैनिफेस्ट करता है अपने आप को ट्रेजिक फ्लो, इनवर्डली भी और आउटवर्डली भी। अगर कोई कमी है, कोई ट्रेजिक फ्लो है किरदार में, तो वो कमी उसके सामने आएगी प्रोटैगनिस्ट के, अल्टीमेटली लीडिंग टू देयर डिमाइज। आखिरकार वो प्रोटैगनिस्ट मरेंगे। वॉट एक्साइट्स द ट्रेजिक इमोशंस इज नॉट द फैक्ट दैट दे आर सफरिंग। सबसे ज़्यादा एक्साइट करने वाले जो ट्रेजिक इमोशंस हैं वो ये तथ्य नहीं है कि वो पीड़ित हैं, बट दैट दे आर डिस्ट्रॉयड, बल्कि ये है कि ये सारे के सारे प्रोटैगनिस्ट, ट्रेजिक हीरो, ये बर्बाद हो जाते हैं बाय द मोरल फोर्सेस, उस नैतिक बल से, विच कम फ्रॉम देमसेल्व्स, जो नैतिक बल उनके खुद के अंदर से निकलता है। और ये कॉमन है विलियम शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरोज में ये बात, और एसी ब्रैडली ने बहुत अच्छे से उस बात को एक्चुअली डिस्क्राइब किया है। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज पर एक क्रिटिकल कमेंट करते हैं वो कि द कॉन्शियसनेस ऑफ द मिस्ट्री ऑफ थिंग्स एंड द फीलिंग दैट इट इज ऑलमोस्ट अ मैडनेस फॉर अ मैन टू लुक टू मच इनटू देम आर इन शेक्सपियर एज दे आर इन सोफिक्लीज। आई थिंक इससे खूबसूरत कंपैरिजन नहीं हो सकता विलियम शेक्सपियर का। क्या कह रहे हैं सुनिएगा। एसी बोलते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है मिस्ट्री ऑफ थिंग्स की, चीज़ों के रहस्यों की जो कॉन्शियसनेस है, और वो जो फीलिंग है, ठीक है, वो जो ऑलमोस्ट पागलपन है किसी आदमी के लिए, ठीक है, जो आदमियों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़र आता है, वो सब आपको शेक्सपियर में नज़र आएगा, या फिर वो सोफोक्लीज में नज़र आता था या नज़र आता है। और ये हकीकत है। जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं, उसके वो जो 4 प्रोटैगनिस्ट हैं, मैकबेथ में मैकबेथ, हैमलेट में हैमलेट, किंग लियर में किंग लियर, ओथेलो में ओथेलो, जैसे कि जूलियस सीजर में जूलियस सीजर हो गया फॉर एग्जांपल, भले ही वो प्रोटैगनिस्ट नहीं है उसमें मेन,
लेकिन जहाँ पर भी ट्रेजिक एलिमेंट है वहाँ पर वो एक हीरो जो गढ़ता है, वो जो किरदार गढ़ता है ट्रेजिक, उसको गढ़ने के लिए मिस्ट्री चाहिए, उसको गढ़ने के लिए पागलपन चाहिए। और वो तभी गढ़ा जाएगा जब आपके अंदर रहस्य हो और आपके अंदर पागलपन हो। तो वो पागलपन, वो रहस्य या तो शेक्सपियर में था या फिर सोफोक्लीज में था। एक और नाम, एक बहुत बड़े क्रिटिक विलियम शेक्सपियर के, नॉर्थरॉप फायर, 1912 से 1991 इनका लाइफ स्पैन है। शेक्सपियर के मिथिक पैटर्न्स पर वो एक टिप्पणी करते हैं कि शेक्सपियर्स प्लेस कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 बेसिक मिथिक पैटर्न्स। शेक्सपियर के प्लेस को हम 4 बेसिक मिथिक पैटर्न्स में बांट सकते हैं। पहले तो ट्रेजिक, दूसरा है कॉमिक, फिर है रोमांटिक और फिर है आयरनिक। एंड दीज पैटर्न्स ओवरलैप एंड शिफ्ट इन हिज प्लेस, और ये पैटर्न्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, शिफ्ट होते हैं उनके प्लेस में। बहुत हद तक ठीक भी है ये बात, ठीक है, कि आप विलियम शेक्सपियर के प्लेस को इन 4 पैटर्न्स में बांट सकते हैं। ऑन हैमलेट एंड द ट्रेजिक विजन, हैमलेट पर एक और उसके ट्रेजिक विजन पर एक टिप्पणी की है, कमेंट किया है, क्रिटिकल कमेंट किया है नॉर्थरॉप ने कि द ट्रेजिक विजन इज द अवेयरनेस ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ जेन्युइन एक्शन इन अ करप्ट वर्ल्ड। तो ट्रेजिक विजन, एक तो याद रखिए ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में, कि ट्रेजिक विजन जो थ्योरी है वो किससे जुड़ी है, तो नॉर्थरॉप का नाम याद रखिएगा एक तो। अब पूछा जाता है कभी कभार कि ट्रेजिक विजन क्या है, तो ट्रेजिक विजन इन्होंने खुद बताया है कि ये एक अवेयरनेस है डिफिकल्टी की। आपको पता होगा कि ये मुश्किल है और ये मुश्किल किसी एक जेन्युइन एक्शन की वजह से आई है किसी करप्ट वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल, एक करप्ट दुनिया है। अब होना तो ये चाहिए कि सड़क पर एक आदमी मर गया, ठीक, और मुझे उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। वो जेन्युइन एक्शन है, मैंने वो जेन्युइन एक्शन किया, लेकिन उससे मेरी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी आ गई। पुलिस अब मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा रही है। अगर मुझे इस बात की अवेयरनेस है कि मैं उस आदमी को जब हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो आई मे फेस डिफ़िकल्टीज, वही उसका ट्रेजिक विजन है कि वो ट्रेजेडी को विजुलाइज कर सकता है कि देखो यार ट्रेजेडी आने वाली है। ध्यान रखिएगा कि ये थ्योरी किसकी है, नॉर्थरॉप की थ्योरी है। ये कोटेशन किसकी है, नॉर्थरॉप की कोटेशन है। 7th नेम है स्टीफन ग्रीनब्लैट। 1943 इनका ईयर है और इनका लाइफ स्पेन का जो लास्ट साल है उसमें कुछ कंफ्यूजन था तो हमने लिखा नहीं। ऑन शेक्सपियर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, अब बहुत समझ थी ह्यूमन नेचर की विलियम शेक्सपियर को, आई डोंट नो हाउ, कि 16th सेंचुरी में पैदा हुआ एक लड़का इतनी समझ कैसे रख सकता है ह्यूमन नेचर की, वो भी उस ज़माने में जब ह्यूमन नेचर को लेकर कोई फिलोसफिकल, कोई साइकोलॉजिकल स्टडी नहीं होती थी। तो शेक्सपियर वाकई में अपने आप में एक रहस्य है भाई। तो शेक्सपियर की जो समझ है ह्यूमन नेचर को लेकर, उसके बारे में स्टीफन लिखते हैं कि शेक्सपियर्स एबिलिटी टू कैप्चर द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, शेक्सपियर की जो ये क्षमता है ना, जो वो कैप्चर करते हैं इंसानी इमोशंस और इंसानी कॉन्ट्राडिक्शंस के फुल रेंज को, टू आर्टिकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटीज, और किस तरह से स्पष्ट रूप से दिखाते हैं जटिलताएं, इंसानों की महत्वाकांक्षा की जटिलता, उसकी डिज़ायर, इच्छाओं की जटिलता, उसके सेल्फ डिसेप्शन की जटिलता, वो अनपैरेलल्ड है। विलियम शेक्सपियर के जैसा ह्यूमन नेचर ना किसी ने समझा और ना किसी ने लिखा। ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ फैशनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो ये सेल्फ फैशनिंग थ्योरी किसने दी थी विलियम शेक्सपियर को लेकर, स्टीफन ग्रीनब्लैट ने दी थी। और क्या है ये, सुनिए। शेक्सपियर क्रिएटेड कैरेक्टर्स हु कॉन्स्टेंटली नेगोशिएट एंड फैशन देयर ओन आइडेंटिटीज। शेक्सपियर ने कई ऐसे किरदार गढ़े हैं जो लगातार खुद से ही समझौता कर रहे हैं और खुद की ही पहचान गढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग आवर रेनेसांस प्रीऑक्यूपेशन विद द सेल्फ एज अ म्यूटेबल एंटिटी। ये उस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि रेनेसांस पीरियड में जो लोग होते थे वो खुद में खोए रहते थे, प्रीऑक्यूपाइड रहते थे खुद से और अपनी म्यूटेबल एंटिटी से, बोलते नहीं थे, बस खुद चुप हैं, अपने आप में खोए हैं।
तो शेक्सपियर के किरदार सेल्फ फैशनिंग करते थे, यानी कि खुद को गढ़ा करते थे। ठीक है, स्टीफन ग्रीनब्लैट की ये बहुत फेमस कोटेशन है। एट्थ नाम है एफ.आर. लेविस, 1895 से 1978। शेक्सपियर के आर्टिस्टिक विजन पर उनका एक कमेंट है, क्रिटिकल कमेंट है। द फुल विजन ऑफ शेक्सपियरियन ड्रामा इज नॉट अ मैटर ऑफ मोरल प्रोनाउंसमेंट और सेंटिमेंटल रिफ्लेक्शन। जो पूरा विजन है शेक्सपियरियन ड्रामा का, वो ये नहीं है, वो इतना मसला नहीं है कि उसमें कोई नैतिक प्रोनाउंसमेंट दे रहे हैं विलियम शेक्सपियर, या कोई सेंटिमेंटल रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, बट अ रिचली इमेजिनेटिव रियलाइजेशन ऑफ लाइफ। बल्कि विलियम शेक्सपियर अपने ड्रामा में जीवन को रियलाइज करते हैं और इमेजिन करते हैं, ठीक है, उसके रियलाइजेशन को बहुत ही रिचली करते हैं। एंड इट्स फुल ट्रेजिक कॉम्प्लेक्सिटी। और ऐसा नहीं कि जब वो जीवन को रियलाइज करेंगे अपनी इमेजिनेशन में तो उसकी ट्रेजिक कॉम्प्लेक्सिटी को वो कर देंगे, भूल जाएंगे। तो जैसे हमारे वेस्टर्न यूपी में किस्सा सुनाया जाता है, तो मेरा एक स्टूडेंट था जाट, उसने वो किस्सा सुनाया था मुझे। तो जाटों की लोक कथा कह सकते हैं आप उससे, कि एक आदमी आया, ठीक है, कुछ ताऊ बैठे हुए थे, तो उसे भूख भूख मुझे एक्चुअली वो किस्सा याद नहीं है, तो मैं गलत भी सुना सकता हूँ शायद आपको, लेकिन मुझे जिस्ट याद है कि ताऊ खाना, मतलब उसने खाना वाना नहीं पूछा, ठीक है, उससे किसी ने, या पता नहीं क्या, तो वो फिर वो करने लगा, ठीक है, इमेजिन करने लगा कि भैया अब मैं दाल खा रहा हूँ, मेरे पास दाल आ गई है, मेरे पास ये है वो है। तो उसमें से एक ताऊ जी बोलते हैं कि जब तू इमेजिन कर ही रहा है तो भैया पनीर इमेजिन कर ले, तू पनीर खा रहा है, ठीक है। तो आई डोंट रिमेंबर द होल एपिसोड जो मैंने सुना था। तो अब आप जब इमेजिन करते हैं लाइफ को, तो आप उसको कैसे भी रियलाइज कर सकते हैं। शेक्सपियर कैसे भी रियलाइज नहीं करते। शेक्सपियर अपने आर्टिस्टिक विजन में जीवन को उसकी ट्रेजिक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ रियलाइज करते हैं। ये एफ.आर. लेविस मानते हैं। किंग लियर के ऊपर एक कमेंट है इनका, किंग लियर इज नॉट अबाउट सफरिंग। किंग लियर पीड़ा के बारे में नहीं है, बट अबाउट द पर्गिटोरियल, द क्लींजिंग ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। बल्कि ये पर्गिटोरियल के बारे में है। पर्गिटोरियल जानते हैं, पर्गिट्री एक वर्ड होता है। अगर आप हमसे टीजीटी पढ़े हैं किसी बैच में, तो मिल्टन की एक पोएम पढ़ाते हैं ऑन द मैसेक्योर एट पाइडमोंट, उसमें वो पर्गेटरी शब्द हमने आपको समझाया होता है। थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि पर्गेटरी में चर्च करता था ये बदतमीजी, अभी रोक दी है चर्च ने, कहीं होती हो तो मुझे नहीं पता, बट अभी नहीं होती है जहाँ तक मुझे पता है। मान लीजिए मैंने कोई पाप किया, मैंने कन्फेस किया जाके चर्च में कि भाई मैंने ये 100 रुपये चुरा लिए किसी के। अब इस 100 रुपये की पाप की सज़ा, 100 रुपये चुराने की जो पाप की सज़ा है, वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल किताब में लिखी है कि मुझे नर्क में 100 कोड़े मारे जाएंगे। पर्गेट्री में चर्च का एक पादरी मुझे 100 कोड़े मार देता था, तो मुझे वहाँ की सज़ा यहीं मिल गई, मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। तो वो पर्गेट्री है, यानी प्रायश्चित करना अपने पापों का। तो किंग लियर सफरिंग के बारे में नहीं है, ये प्रायश्चित के बारे में है, ये ह्यूमन स्पिरिट को साफ करने के बारे में है थ्रू एन इंटेंसिफाइड एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ रिकॉग्निशन। और साफ कैसे होती है ह्यूमन स्पिरिट डिस्प्ले में? जब वो अनुभव करता है किरदार सेल्फ रिकॉग्निशन को, जब वो खुद को पहचान लेता है। और ये हकीकत है, कई किरदार मरने से पहले कुछ बता कर जा रहे हैं कि देखो मैंने बहुत गलत काम किया, लेकिन मरते मरते मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ, है ना। तो जब एडमंड मर रहा होता तो वो बता देता कि ऐसे ऐसे प्लान है हमारा किंग लियर को और कॉर्डेलिया को मारने का। तो उसी बारे में टिप्पणी एक्चुअली है। 9th आदमी है जिसने विलियम शेक्सपियर के ऊपर बहुत अच्छे क्रिटिकल कमेंट किए हैं, वो है कॉलरिज, 1772 से 1834, ठीक है। एंड ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। शेक्सपियर की लैंग्वेज पर एक क्रिटिकल कमेंट है कॉलरिज का कि शेक्सपियर्स लैंग्वेज इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ थॉट एंड इमोशन। कि विलियम शेक्सपियर की भाषा एक बहुत ही यूनिक मिश्रण है, ब्लेंड है विचारों और इमोशन का। इन विच एवरी लाइन हैज़ इट्स मेलोडी एंड हार्मनी। हर लाइन की अपनी मेलोडी, हर लाइन की अपनी हारमोनी है।
हर लाइन का अपना तालमेल है। रिफ्लेक्टिंग नॉट जस्ट द सरफेस मीनिंग, और भाषा की खासियत यह है कि ना केवल हर लाइन का अपना मीनिंग है सरफेस पर, बट ऑल्सो द रिदम ऑफ हिज कैरेक्टर्स इमोशंस, बल्कि उस लाइन में उस किरदार के इमोशन का रिदम भी नजर आता है। शेक्सपियर के इमेजिनेशन पर कॉलेज की एक कोटेशन है कि द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर अपीयर टू अस एज रियल बीइंग्स बिकॉज ऑफ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी ऑफ देयर बिहेवियर। विलियम शेक्सपियर के किरदार हमें इतने असली इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी रखते हैं अपने बिहेवियर में। एक किरदार अगर स्टार्टिंग में पागल है तो वो लास्ट तक पागल है। दे आर इनवर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, और उनके अंदर एक प्रिंसिपल्स हैं, उनके अंदर सिद्धांत हैं अपनी इंडिविजुअलिटी के। ऐसा नहीं है कि वो अपनी इंडिविजुअल पहचान खो देते हैं। विलियम शेक्सपियर के किरदार नहीं खोते, वो वैसे ही बने रहते हैं शुरू से लास्ट तक। और अगर चेंज दिखाते भी हैं तो वो साइकोलॉजिकल चेंज दिखाते हैं विलियम शेक्सपियर, जो कि बिल्कुल हकीकत बात है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस पर चाहते हैं कि हम किस पर अगली वीडियो बनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम बहुत नज़दीक है, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।